प्रिय विद्यार्थियों, व्यूअर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले की कड़ी में हमने आधुनिक हिंदी गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य किए थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे के महत्वपूर्ण तथ्य करने जा रहे हैं, जो आप की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तथ्य उसी प्रकार से आपके लिए तैयार किए गए हैं जैसे परीक्षा में आते हैं। छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है। इनको आप छोड़िएगा मत, अवश्य पढ़िएगा, देखिएगा। और इन्हीं तथ्यों पे से बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं, चाहे वो साहित्य से संबंधित, हिंदी लिटरेचर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा हो, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और एक की छोटी सी पंक्ति में, एक ही तथ्य में कई प्रश्न निकल के आते हैं। आप पीछे वाली वीडियो में भी आपने देखा है और आगे भी आप देखोगे। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी, यदि इन तथ्यों को सभी प्रश्नों को आप हार्ड कॉपी के रूप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक को आप हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए पुस्तक उपलब्ध है। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पुस्तक का नाम है, जो एक तरह से प्रश्न बैंक ही है और लेखिका उर्मिला है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर है 9873930334। इस नंबर के जरिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, एक बार पढ़िएगा अवश्य। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। यदि आप परीक्षा दे रहे हैं और किसी कारणवश बार बार असफल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए आप में सकारात्मकता होनी चाहिए। आपके अंदर जो बार बार में ये असफलता से एक हीन भावना, नकारात्मकता का जो माहौल बन गया है, उस माहौल को अपनी प्रतिभा, योग्यता और क्षमताओं के जरिए आप दूर कर सकते हैं। इसके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी। इसको आप लाइनों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर की जो नकारात्मकता है, हीन भावना है, पूरी तरह से मिट जाएगी। अपने इरादों की धुन को पुरुषार्थ की वीणा से गुनगुना रहे हैं, जा फरिश्ते भी लड़खड़ा जाएं, हम उन बुलंदियों पर जा रहे हैं। अपने इरादों की धुन को पुरुषार्थ की वीणा से गुनगुना रहे हैं, जा फरिश्ते भी लड़खड़ा जाएं, हम उन बुलंदियों पर जा रहे हैं। सूरज से कह दो समेट ले किरणें अपनी, हम अपने हर जर्रे को चमकाना सिखा रहे हैं। सूरज से कह दो समेट ले किरणें अपनी, हम अपने हर जर्रे को चमकाना सिखा रहे हैं। अब इन पंक्तियों के जरिए आपके अंदर एक जोश, उत्साह भर जाएगा। इनको अपने मन में जोर जोर से बोलिएगा। एक आत्मविश्वास की भावना आपके अंदर आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम शुरू करते हैं। मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक भारत पाक विभाजन पर आधारित है। मोहन राकेश, इन्होंने एक कहानी लिखी है मलबे का मालिक। इसका विषय क्या है? भारत पाक विभाजन है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसी को आधारित करके उसी का चित्रण इस मलबे का मालिक कहानी में किया है मोहन राकेश ने। कई प्रश्न बन गए, मलबे का मालिक किसकी कहानी है? मोहन राकेश की। और मलबे का मालिक का विषय वस्तु क्या है? कि भारत पाक विभाजन। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कहानी को फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण माना जाता है। एक कहानी जो आंदोलन चला था उसको फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण माना गया है। ठीक है, शाक्रिय कहानीकार हैं। देखो पीछे हमने नई कहानीकार किए थे, कौन कौन नई कहानीकार है। अब है शाक्रिय कहानीकार कौन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न आएगा कि निम्न में से शाक्रिय कहानीकार हैं। यदि हमें इनका नाम पता होगा तो हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे और हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। कौन है इनको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। राकेश वत्स, चित्रा मुदगल, रमेश बत्रा, धीरेन्द्र अस्थाना, सच्चिदानंद धूमकेतु, ये क्या है? सक्रिय कहानीकार है। आगे है कृष्णा सोबती ने सन 1996 का सलाह का सम्मान विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया। कृष्णा सोबती जी को सलाह का सम्मान मिला था सन 1996 में। उन्होंने इसको ठुकरा दिया, इसको लेने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये उनको देरी से मिला था, विलंब से मिला था। ठीक है,
आगे चलते हैं। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार विजयदेव नारायण शाही ने कहा है। ये पंक्तियां परीक्षा में आ चुकी है कि प्रेमचंद को हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा है कबीर के बाद? विजयदेव नारायण शाही ने कहा है। ठीक है, इन पंक्तियों को याद कर लीजिएगा। व्यक्ति का आत्मसंघर्ष आगे की कहानियों की विशेषता। आगे की कहानियों की विशेषता क्या, इस तरह से प्रश्न आएगा तो क्या होगा कि व्यक्ति का आत्मसंघर्ष। चतुरसेन शास्त्री ने बंगला कहानीकार हरि साधन की कहानी सेलिम शमा बेगम का अनुवाद दुख हुआ मैं काश कहूं मोर जी सजनी नाम से किया। ये प्रश्न भी आ चुका है परीक्षा में, इसको ध्यान से देखिएगा कि चतुरसेन शास्त्री ने जो बंगला कहानीकार उनका नाम क्या है? हरि साधन। उनकी एक कहानी थी सेलिम शमा बेगम। इसका अनुवाद जो बंगला कहानी थी सेलिम शमा बेगम, चतुरसेन कहानीकार बंगला कौन है? हरि साधन। बंगला जो कहानीकार हरि साधन है, उनकी कहानी सलीम शमा बेगम का अनुवाद किया हिंदी में। क्या नाम किया? दुख हुआ मैं काशो कहूँ मोर जी सजनी। इस नाम से उन्होंने इस कहानी का अनुवाद किया। ठीक है, यानी कि दुख हुआ मैं काश कहूं मोर जी सजनी, ये चतुरसेन शास्त्री की कहानी है और बंगला कहानी सेलिम शमा बेगम का अनुवाद है। जीवनी साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि जीवनी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? द्वितीय युग से, छायावाद से, प्रगतिवाद से या प्रयोगवाद से या आदिकाल से? तो क्या होगा? भारतेंदु युग। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने सन 1944 में प्रेमचंद की जीवनी प्रेमचंद घर में है शीर्षक से लिखी। देखिए इस लाइन में भी कई प्रश्न बन गए हैं कि प्रेमचंद घर में है, ये जीवनी है, इसकी लेखक या लेखिका कौन है? शिवरानी देवी। कब लिखी थी उन्होंने? सन 1944 में लिखी थी। और किस पे आधारित है? ये प्रेमचंद पे आधारित है। ठीक है, प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी है, उन्होंने प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी प्रेमचंद घर में है सन 1944 में। कलम का सिपाही 1962 में लिखी गई थी। कलम का सिपाही शीर्षक से प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी लिखी। देखिए जो प्रेमचंद घर में है ये उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी प्रेमचंद की जीवनी। और कलम का सिपाही ये भी जीवनी है, प्रेमचंद की ही जीवनी है, लेकिन उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी सन 1962 में। ठीक है, देखिए प्रेमचंद जी के 3 संतानें थी, अमृत राय, श्रीपत राय और कमला। ये कमला इनकी पुत्री थी, अमृत राय श्रीपत राय इनके पुत्र थे। अमृत राय ये भी इन्होंने लेखन के क्षेत्र में पदार्पण किया था और उन्होंने अपने पिता की जीवनी कलम का सिपाही जो 1962 में लिखी थी। आगे है प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर सन 1964 में लिखी गई थी। किसने लिखी थी? ये मदन गोपाल ने। देखिए प्रेमचंद के पे 3 जीवनियां हैं, एक प्रेमचंद घर में है, दूसरी कलम का सिपाही ये अमृत राय की है, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, और कलम का मजदूर ध्यान रखिएगा, कलम का सिपाही है और दूसरा है कलम का मजदूर, ये 1964 में लिखी गई थी और मदन गोपाल ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथा है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथा है जो 1641 में लिखी गई थी, बनारसी दास जैन। देखिए कई विकल्प आएंगे, बनारसी दास चतुर्वेदी, बनारसी दास जैन, बनारसी दास गुप्त, इसी तरह के आएंगे। आपको क्या करना है? जैन को याद रखना, बनारसी दास जैन ने, ना कि चतुर्वेदी, ना कि गुप्त ने, ना कि बनारसी दास। ठीक है, आपको क्या करना है? बनारसी दास जैन ने लिखी थी अर्धकथा 1641 में, जो हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। अगला है संतरे और संतरे, मोहन राकेश की पत्नी अनीता राकेश की आत्मकथा है। संतरे और संतरे ये आत्मकथा है, मोहन राकेश की जो पत्नी है अनीता राकेश उनकी आत्मकथा है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में। हरिवंश राय बच्चन सिने जगत के महान कलाकार अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने आत्मकथा लिखी थी 4 खंडों में। वो कौन कौन से 4 खंड है देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला खंड है जो 1969 में लिखा था।
नीड का निर्माण फिर से ये 1970 में लिखा था, बसेरे से दूर 1978 में, और 10 द्वार से सोपान तक ये 1985 में। इन चारों खंडों को क्रम से याद करना है। 4 खंडों में है उनकी आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, सन 1969, नीड का निर्माण फिर से 1 साल बाद 1970, और बसेरे से दूर ये फिर 1978 यानी कि 8 साल बाद लिखा, 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये इनकी आत्मकथा है 4 खंडों में। अगला है उत्सव पुरुष नरेश मेहता, जीवनी परक रचना उनकी पत्नी महिमा मेहता ने लिखी। उत्सव पुरुष नरेश मेहता, ये जीवनी है नरेश मेहता की, और ये उनकी पत्नी महिमा मेहता ने लिखी थी। ठीक है, नरेश मेहता की पत्नी महिमा मेहता जी ने लिखी थी उत्सव पुरुष नरेश मेहता। आगे है हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। ठीक है, यात्रा साहित्य कब से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यात्रा जो साहित्य है, यात्रा वृतांत लिखते हैं ना, वही यात्रा साहित्य भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। आगे का स्वदेश यात्रा वृतांत एक बूंद सहसा उछली है। आगे जी ने एक स्वदेश यात्रा वृतांत लिखा था और उसका नाम है एक बूंद सहसा उछली। ये प्रश्न इस तरह आ चुका है कि निम्न में से यात्रा वृतांत है आगे जी का, तो क्या है? एक बूंद सहसा उछली, ये उनका यात्रा वृतांत है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक। जो पहले हमारा प्रश्न आया था कि जो अर्ध कथा है, देखते हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास जैन कृत अर्धकथा जो 1641 में लिखी गई थी, ये कैसी है? पदात्मक है। कैसी है? पदात्मक, यानी कि पद भाग में है। ठीक है, अर्ध कथानक है जो 1641 में लिखी गई थी बनारसी दास जैन ने। ये कैसी आत्मकथा है? पदात्मक है। आपको ध्यान रखना इस बात का। हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का आरंभ शिवदान सिंह चौहान के लक्ष्मीपुरा से हुआ था। लक्ष्मीपुरा जी ने एक रिपोर्टाज लिखा, शिवदान सिंह चौहान ने रिपोर्टाज लिखा लक्ष्मीपुरा, और उसी लक्ष्मीपुरा से हिंदी साहित्य में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा का आरंभ हुआ। ठीक है, हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी मानी जाती है। ठीक है, प्रसिद्ध, देखो पहली जो आत्मकथा वो अर्ध कथानक है, लेकिन हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी मानी। दोनों प्रश्नों में अंतर है। प्रथम अर्ध कथा आत्मकथा कौन सी? अर्ध कथानक, और पहली प्रसिद्ध आत्मकथा श्याम सुंदर दास की मेरी आत्म कहानी मानी जाती है। थोड़ा सा अंतर, इसको ध्यान दीजिएगा। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला जो 1861 में लिखा गया था, और दूसरा भारतेंदु का विद्या सुंदर जो 1868 में लिखा गया था। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली में हिंदी का लिखा गया हिंदी का पहला जो नाटक है वो राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला है जो 1861 में लिखा गया था, और जो दूसरा नाटक है वो विद्या सुंदर है जो 1868 में भारतेंदु जी ने लिखा था। हिंदी साहित्य का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी है। रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है वो लाला श्रीनिवास दास जी का है, और इस रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक को पहला दुखांत नाटक माना जाता है। पहला दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास दास ने। ठीक है, आगे है हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा? भारत दुर्दशा। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा है? दुखांत नाटक था रणधीर प्रेम मोहिनी, और राजनीतिक नाटक है भारत दुर्दशा। ये किसका नाटक है भारत दुर्दशा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। भारतेंदु ने विशेष्य विस्मोषधम नाटक की रचना बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने पर सियाजी राव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर लिखा। देखिए, विशेष्य विस्मोषधम जो नाटक है किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये किस विषय पर लिखा गया था? इस विषय को ध्यान रखना है। क्या है कि नाटक की जो रचना है क्यों की थी? बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे उनको गद्दी से उतार दिया गया और उनके स्थान पे सियाजी राव को बैठा दिया गया,
और इसी घटना पे ये नाटक लिखा था, विशेष से विषमोत्सधम। अगला है, आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल, जिसका मंचन किया गया था, पर्दे पर जिसको मंचित किया गया, वो पहला नाटक कौन सा? जानकी मंगल, हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है। ठीक है, कौन है इसके लेखक, वो आगे बताएंगे। अभी बता देंगे तो थोड़ा आपका उत्साह कम हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें और आपकी जानकारी बनी रहे। जो अधूरी जानकारी इस प्रश्न की वो आगे दी जाएगी आपको। जयशंकर प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी मुक्ति की समस्या है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो गुप्तकालीन परिवेश से संबंधित है, जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है और इसमें नारी मुक्ति की समस्या है। ठीक है, क्या है? नारी मुक्ति की समस्या है। गिरीश रस्तोगी ने राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतरण रंगनाथ की वापसी नाम से किया था। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। इस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण गिरीश रस्तोगी ने किया था और किस नाम से किया था? रंगनाथ की वापसी नाम से किया था। रंगनाथ की वापसी नाम से राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया गिरीश रस्तोगी ने। लक्ष्मी नारायण लाल समस्या नाटककार है। लक्ष्मी नारायण जो लाल है वो कैसे नाटककार हैं? ये समस्या नाटककार है, समस्यात्मक नाटककार है। इन्होंने समस्याओं को लेकर, समस्याओं से संबंधित नाटक लिखे हैं। ये समस्या नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े नाटक को आधुनिकता का दस्तावेज कहा। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, इन्होंने भुवनेश्वर जो एकांकीकार है, भुवनेश्वर जो एक प्रसिद्ध एकांकीकार है, उनकी एकांकी है तांबे के कीड़े, जो एकांकी नाटक है, इसको आधुनिकता का दस्तावेज कहा। क्या है? आधुनिकता का दस्तावेज कहा। किसने कहा? इंद्रनाथ मदान ने। फिर से देखिए, भुवनेश्वर का जो एकांकी नाटक है तांबे के कीड़े, इसको आधुनिकता का दस्तावेज कहा। किसने? इंद्रनाथ मदान ने। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम चीनी आक्रमण पर आधारित है। नेफा की एक शाम जो रचना है ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है और एक किस पे आधारित? इसका विषय क्या है? चीनी आक्रमण है। चीन ने जब भारत देश पे आक्रमण किया था उसी पे आधारित है नेफा की एक शाम, जो ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने लिखा था। चीन ने भारत पर आक्रमण सन 1962 में किया था, उसी को आधार बना के नेफा की एक शाम लिखा था ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने। हिंदी में विसंगति बोध एब्स्ड नाटकों का आरंभकर्ता विपिन कुमार अग्रवाल है। विसंगति बोध जो नाटककार के रूप में किसको प्रसिद्धि मिली? किसने आरंभ किया विसंगति बोध नाटकों का? विपिन कुमार अग्रवाल ने। किसने किया? विपिन कुमार अग्रवाल ने। पृथ्वी थिएटर के संस्थापक पृथ्वीराज कपूर है। पृथ्वी थिएटर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज कपूर ने की थी। विजय तेंदुलकर मराठी भाषा के लेखक है। विजय तेंदुलकर ये किस भाषा के लेखक है? मराठी भाषा के लेखक है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय, धर्मवीर भारती का अंधायुग, आगे का उत्तर उर्वशी, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य है। देखिए, प्रश्न इस तरह बनेगा कि निम्न में से गीति नाट्य कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने करुणालय ये नाटक लिखा था। ये क्या है? गीति नाट्य। जो करुणालय रचना है जयशंकर प्रसाद की, ये भी गीति नाट्य है। और धर्मवीर भारती का अंधायुग, ये भी क्या है? गीति नाट्य है। और आगे का उत्तर उर्वशी, ये भी क्या है? गीति नाट्य है। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विस्पाई, ये भी क्या है? गीति नाट्य। यानी कि करुणालय, अंधायुग, उत्तर उर्वशी, एक कंठ विस्पाई, ये क्या है? गीति नाट्य है। प्रसाद का कामना, लक्ष्मी नारायण लाल का मादा कैक्टस, शंभुनाथ सिंह का धरती और आकाश, पंत का ज्योत्सना प्रतीक नाटक है। निम्न में से प्रतीक नाटक कौन है? कामना, मादा कैक्टस, धरती और आकाश, ज्योत्सना, ये क्या है? प्रतीक नाटक है।
कामना किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। मादा कैक्टस किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। धरती और आकाश किसका है? शंभुनाथ सिंह का है। ज्योत्सना किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का। ये सब क्या है? प्रतीक नाटक। इनको आप लिख लीजिएगा, वैसे आपको याद नहीं रहेंगे और बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है करुणालय। जो पहला गीति नाट्य है वो क्या है? करुणालय है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का भी बताया था। और कौन कौन से ये भी अभी पूरा था, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि अंधायुग है, करुणालय हो चुका, उर्वशी है, एक कंठ विस्पा, ये क्या है? गीति नाट्य है। और पहला गीति नाट्य है करुणालय, जो 1912 में लिखा था जयशंकर प्रसाद ने। आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने अंधेर नगरी प्रहसन की रचना एक रात में की थी। भारतेंदु ने जो अंधेरी नगरी उनका प्रहसन नाटक है वो क्या है? उसकी रचना एक रात में की थी। ठीक है, ये प्रश्न भी आ जाता है कि अंधेर नगरी निम्न में से क्या है? नाटक है, गीति नाट्य है, प्रहसन है या फिर कविता है? तो हमें क्या बताना? प्रहसन बताना। प्रहसन क्या है? अंधेर नगरी क्या है? प्रहसन है, जिसकी रचना उन्होंने एक रात में की थी। पंचवटी प्रसंग निराला का गीति नाट्य है। पंचवटी प्रसंग निराला जी की रचना है और ये क्या है? गीति नाट्य है। भीष्म साहनी का हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित घड़ी साज की लोक कहानी पर आधारित है। भीष्म साहनी ने एक नाटक लिखा था हानूस, उसमें क्या है? चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक घड़ी साज यानी कि घड़ी को ठीक करने वाले की लोक कहानी पर आधारित है, उसकी कहानी पर ये आधारित है। ये प्रश्न भी आ चुका है कि चेकोस्लोवाकिया की प्रचलित घड़ी साज की लोक कहानी पर आधारित नाटक निम्न में से है। नाटक के विकल्प बहुत सारे मिलेंगे, हमें किसको देखना है? हानूस को देखना है। और किसका है ये? भीष्म साहनी का है। हरि कृष्ण प्रेमी ने मुगल कालीन इतिहास पर नाटक लिखे। निम्न में से किसने मुगल कालीन इतिहास पर नाटक लिखे हैं? तो हमें किसको तलाशना है? हरि कृष्ण प्रेमी को तलाशना है। ठीक है, जो विकल्प हमारे सामने होंगे उसमें से हमें किसको देखना? हरि कृष्ण प्रेमी को, जिन्होंने मुगल कालीन इतिहास पर नाटक लिखे हैं। प्रेमचंद के गबन उपन्यास का रूपांतर चंद्रहार नाम से। गबन जो क्या है? जिसकी नायिका जल्पा है और उसमें आभूषण, नारी का आभूषण के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है, जिसके आभूषणों के प्रति प्रेम के पीछे जल्पा अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है और उसी का रूपांतर चंद्रहार नाम से हुआ है। ठीक है, धर्मवीर भारती का अंधायुग जो गीति नाट्य है 1954 में लिखा था धर्मवीर भारती जी ने, ये महाभारत पर आधारित है। ठीक है, अंधायुग कब लिखा गया था? 1954 में धर्मवीर भारती जी का नाटक है और इसका जो विषय क्या है? महाभारत है। मोहन राकेश का पैरों तले की जमीन अपूर्ण नाटक है। मोहन राकेश जी का एक नाटक है पैरों तले की जमीन, ये अपूर्ण रह गया यानी कि अधूरा रह गया है। भारतेंदु से पूर्व गीति नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक अमानतकृत इंद्र सभा है। भारतेंदु युग से पूर्व गीति नाट्य परंपरा हुई है और उसमें सबसे पहला जो नाटक है वो क्या है? अमानत ने लिखा था, अमानत लेखक है इसके, और उसका नाम क्या है? इंद्र सभा। इंद्र सभा जो नाटक है वो अमानत द्वारा लिखा गया है और भारतेंदु से पूर्व है, ये पूर्व युग का है और गीति नाट्य परंपरा का है। ठीक है, हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक राधा कृष्ण है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आ चुका है कि हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? राधा कृष्ण है। कौन सा है? राधा कृष्ण। हिंदी का प्रथम स्वोक्ति नाटक सेठ गोविंद दास का चतुष्पथ माना जाता है। हिंदी का प्रथम स्वोक्ति नाटक कौन सा है? सेठ गोविंद दास का चतुष्पथ। द्विवेदी युग के लाला सीताराम ने शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों का अनुवाद किया। द्विवेदी युग में लाला सीताराम जी हुए हैं और उन्होंने पाश्चात्य नाटककार शेक्सपियर के सभी नाटकों का अनुवाद किया। उन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं लगभग सभी नाटकों का अनुवाद किया है लाला सीताराम ने, जो द्विवेदी युग से संबंधित है। भारतेंदु से पूर्व नाटकों के अनुवाद की परंपरा का श्री गणेश नेवाज ने किया। भारतेंदु से पूर्व नाटकों का जो अनुवाद की परंपरा रही, नाटकों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने की जो परंपरा है उसका आरंभ नेवाज ने किया था। हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध राजा भोज का सपना माना जाता है। राजा भोज का सपना ये हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध है। ठीक है,
आचार्य शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा। बातों का संग्रह किसके निबंधों को कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ध्यान रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कहीं आप हजारी प्रसाद द्विवेदी कर दो। बातों का संग्रह किसके निबंधों को कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कहा गया है। और किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा। शिव शंभू के चिट्ठे ये निबंध है, बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा था। और उस समय गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके उन्होंने लिखा था शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त जी ने। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध निबंध है जो हमारी 11वीं कक्षा के विदाई संभाषण नाम से सिलेबस में है। और ये शिव शंभू के चिट्ठे का ही एक अंश है जो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया था बाल मुकुंद गुप्त जी ने। हिंदी में भाव या मनोविकार संबंधी निबंध लिखने का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया था। भाव या मनोविकार संबंधी जो निबंध लिखे जाते हैं उसका श्री गणेश, उसका सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया था। आचार्य शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा। आचार्य शुक्ल ने अपनी निबंध यात्रा को क्या कहा? बुद्धि की यात्रा हृदय के साथ कहा। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 के निबंध पहले विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए। आचार्य शुक्ल के जो चिंतामणि भाग 1 में जो निबंध है उसका जो पहले का नाम है वो क्या था? विचार विधि नाम। ये प्रश्न भी आ चुका है। विचार विधि नाम से किसके निबंध प्रकाशित हुए थे? आचार्य शुक्ल के। और इनका पहले का नाम क्या था? बाद का नाम क्या है? चिंतामणि भाग 1। और पहले का नाम क्या है? विचार विधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने मनोविकार संबंधी निबंध 10 है। आचार्य शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंधों की संख्या कितनी है? 10 है। भाषा के जादूगर के रूप में शिव पूजन सहाय प्रसिद्ध है। ये भी आ चुका है कि भाषा के जादूगर के रूप में निम्न में से प्रसिद्ध है कौन है? शिव पूजन सहाय, भाषा की जादूगर। ठीक है। शिकार संबंधी निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। यानी कि बेकन विचार रत्नावली किसके निबंधों का संग्रह है? किसने लिखा था? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, शिकार संबंधी निबंधों का अनुवाद किस बेकन विचार रत्नावली से किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आगे पर नदी में खड़ा कवि व्यंग्य शरद जोशी ने लिखा। शरद जोशी ने एक व्यंग्य लिखा था जो आगे पर था और नाम क्या था उस व्यंग्य का? नदी में खड़ा कवि। नदी में खड़ा कवि क्या है? व्यंग्य है। किसने लिखा था? शरद जोशी ने लिखा था। और किस पे लिखा था? आगे जी पर लिखा था। अभी आगे की कड़ी में आधुनिक हिंदी गद्य से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी थी, गागर में सागर भरने वाली जानकारी थी, वो आधुनिक हिंदी गद्य की यहीं समाप्त होती है। अगली कड़ी में हम आधुनिक काल से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। चलिए फिर मिलेंगे एक नई विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ। आपका दिन शुभ हो।